हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें आपको मिलेगा एसएससी 10+2 के द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए थे 2019 में, उसका एक हम जनरल साइंस का जो जीए का पार्ट है उस पार्ट को हम यहाँ पर कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा खाली स्थान के उपयोग के आधार पर माना जा सकता है। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उनको प्रायः हम ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी जो है 20 लाख से अधिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या था। तो मानव विकास सूचकांक जो 2018 में जारी किया गया था उसमें जो भारत की रैंक थी वह थी 130। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक 130वें नंबर पे भारत था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2019 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF की महिला चैंपियनशिप भारत ने लगातार कौन सी बार जीती है। तो यह जीती है 5वीं बार। जी हाँ, यानी कि मार्च 2019 में जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ हुआ था जिसमें कि महिला चैंपियनशिप की जो भारतीय टीम है उसने लगातार 5वीं बार इस खिताब को जीता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खिताब जीता है। तो यह जीता है आपका दक्षिण कोरिया ने। यानी कि 2019 में जो सुल्तान अजलान शाह कप हुआ था हॉकी का उसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओमान के लेखक जोका अल हर्थी ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो अल हर्थी हैं, जोका अल हर्थी, ये ओमान की एक लेखिका हैं और इनकी एक उपन्यास थी सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी इनकी उपन्यास थी। इसके लिए इनको 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सेलेस्टियल बॉडी जो है इस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है जोका अल हर्थी ने, जो कि ओमान की एक लेखिका हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मई 2019 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी कि टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय अंक बनाए हैं। तो यह बनाया है सचिन तेंदुलकर ने। जी हाँ, मई 2019 तक अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर जो हैं क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 मैचों में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन जो है कि बना चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो आप सभी को पता होगा कि जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो वह है आपका बिहार राज्य। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में किससे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया था अमिताभ बच्चन जी को। जी हाँ, तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की स्मृति में स्थापित किए गए तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जाँच करने और निर्णय करने की शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो यह होता है सर्वोच्च न्यायालय में। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितनी भी संदेह और विवाद हैं उसकी जांच करने के लिए और उसका निर्णय करने की जो शक्ति होती है वह होती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है कोलेरू झील। ठीक है, तो कोलेरू झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जो है स्थित है, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र स्टेट। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि IDV के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो हमको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता को बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि IDV के रूप में डिक्लेयर किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो हो जाएगा 22 मई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या इस तरह से बोल ले कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो यह करता है उत्प्लावन बल, यानी कि कोई भी तैराक जो है यदि पानी में तैरता है तो उसके तैरने के लिए जो फोर्स उत्तरदायी होता है, जो फोर्स हेल्पफुल होता है, वह होता है आपका उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आपको बता दें कि उत्प्लावन बल जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो यह आप सभी को पता होगा, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, यानी कि 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो यह किया था अकबर की सेना ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान है एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना यानी कि बैंडिंग होती है। तो यह होती है सैल की, यानी कि सैल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि सैल जो है एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसकी विशेषता जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट रचना होती है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी बातों को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा सैल। अगला क्वेश्चन है कि जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि जून 2018 में आंध्र प्रदेश ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो वह किसको किया है? रोज रिंग तोता को। जी हाँ, जून 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रोज रिंग तोता को अपना राजकीय पक्षी डिक्लेयर किया गया है। तो रोज रिंग तोता जो है या आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जून 2018 में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? आपको बताना कि कौन सा एक ऐसा मौद्रिक थियरी है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा जो होती है वह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो यह कहा गया है ग्रेसम के नियम में, यानी कि ग्रेसम का जो नियम है वह एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें यह कहा गया है कि बुरी मुद्रा जो होती है वह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ग्रेसम का नियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा COBOL का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मूरे होपर ने COBOL का आविष्कार किया था। जी हाँ, कंप्यूटर भाषा की अगर बात करें, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है हमारा, उसमें COBOL का आविष्कार किसने किया है? तो यह किया है ग्रेस मूरे होपर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? जो आपका एक डांस है, नृत्य जिसको बोलते हैं गोटीपुआ, यह जो है उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि उड़ीसा जो राज्य है भारत का, वहाँ का यह लोक नृत्य है गोटीपुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है गोटीपुआ, यह उड़ीसा राज्य से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि श्रेष्ठता के क्रम में
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो सैन्य सेनाओं के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है किसी भी सेना के जवान को, तो वह होता है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र जो है सैन्य सेनाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो कि श्रेष्ठता के क्रम में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो शुजा-उद-दौला ने, जो कि रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला ने, उन्होंने हराया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था वह लड़ा गया था 1774 में, यानी कि 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ था। इस रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को किसने हराया था? तो यह हराया था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुजा-उद-दौला, जो कि रोहिल्ला के युद्ध में 1774 में लड़ा गया था, उसमें रोहिल्ला को अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, उन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आप सभी को पता होगा यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। यह क्वेश्चन अगर जनरल साइंस उस एग्ज़ाम में है अ पार्ट ऑफ, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग पूछ लिया जाता है। लगभग 90% चांसेस बनते हैं पूछने के कि निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है लखनऊ, यानी कि लखनऊ जो है एक ऐसा स्थान है जो चिकनकारी कढ़ाई के लिए बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो जोको विडोडो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह जो है जोको विडोडो का दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, तो हाल ही में जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं वह चुने गए हैं जोको विडोडो, और जोको विडोडो का यह दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, तो उनको जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यह क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को प्रोवाइड कराइए, ताकि उनकी भी जो पढ़ाई है थोड़ा अच्छी तरीके से हो सके, सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।